जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, मैं संजीव अग्निहोत्री आज आपको फोर्थ पोएम एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो कि थॉमस ग्रे ने लिखी है, इसके बारे में बताऊंगा। पहले थोड़ा सा थॉमस ग्रे के बारे में समझ लेते हैं। थॉमस ग्रे एक इलेजिक पोएट हैं, यानी कि दुखद कविताएं उन्होंने लिखी हैं। 26 दिसंबर 1716 में उनका जन्म हुआ था लंदन में, कॉर्न हिल स्थान पर, और 30 जुलाई 1771 में उनकी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने बहुत सी पोएम लिखी हैं। उनके कुछ ध्यान देने वाली जो वर्क्स हैं, जैसे ओड ऑन द स्प्रिंग है, द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी है, द बार्ड है, द फैटल सिस्टर्स है, ये सारी पोएम्स थॉमस ग्रे ने लिखी हैं। और जो पोएम आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह पोएम वैसे तो बहुत बड़ी है, और लेकिन आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ उस पोएम के 5 स्टैंजास दिए गए हैं। बीच में कुछ स्टैंजास को हटा दिया गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि थॉमस ग्रे ने यह इलेजी 1742 में लिखना शुरू किया था और 1750 में उन्होंने इस इलेजी को कंप्लीट किया, और उसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 1751 में उन्होंने इसको पब्लिश करवाया, प्रकाशित करवाया। तो वास्तविक जो पोएम है, उस पोएम में 32 स्टैंजास हैं। जो पोएम आपके सामने है, अगर इस ओरिजिनल पोएम की बात करें तो उसमें 32 स्टैंजास हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ 5 स्टैंजास दिए गए हैं। देखते हैं पोएम का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि जो पोएट है थॉमस ग्रे, वो एक बार यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा करते करते उन्हें एक छोटा सा गांव था, उसके बाहर उन्हें शाम हो गई। तो उन्होंने गांव के बाहर वो रुक गए, और वहाँ क्योंकि गांव था तो गांव के जो कब्रिस्तान होते हैं वो मोस्टली गांव से कुछ थोड़ी सी दूरी पर ही होते हैं। और वहाँ रुक कर के उन्होंने कुछ कब्रें देखी, और उन कब्रों को देख करके उन्हें ऐसा लगा कि जितनी भी कब्रें यहाँ बनी हुई हैं, ये कब्रें जो हैं वो किसी अमीर इंसान की नहीं लग रही हैं। अधिकतर सभी कब्रें जो हैं वो गरीब गांव के किसानों की लग रही हैं। उन्होंने देखा कि वहां पर जो कब्रें थीं उनकी कोई केयर नहीं कर रहा था, कोई उनकी देखभाल नहीं थी। तो उन्हें वो देख करके उन्हें गांव के कब्रिस्तान और जो शहर के कब्रिस्तान हैं उनमें उन्होंने उनके बीच में कंपेयर किया। और हम लोग भी जानते हैं, अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो कभी अगर हम लोग गांव के कब्रिस्तान में जाएं और शहर के कब्रिस्तान में जाएं, तो जब हम शहर के कब्रिस्तान में जाएंगे, अगर हमें ये नहीं पता है कि ये कब्रिस्तान है, यहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है, तो हमें
वहाँ कोई डर का आभास नहीं हुआ, कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि गांव जो शहर का कब्रिस्तान होता है वहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, मतलब बहुत हरियाली होती है, घास पेड़ पौधे लगे होते हैं, साफ सफाई होती है, मंदिर बने होते हैं। लेकिन अगर इसी के विपरीत हम किसी गांव के कब्रिस्तान में चले जाएं और शाम का दृश्य हो तो हमें सिर्फ यही लगेगा कि भूत मेरे पीछे ही खड़ा है, यानी कि इतना डरावना होता है, अंधेरा भी होता है, वहाँ कोई साफ सफाई नहीं होती है, कोई केयरलेस होते हैं सब कब्रिस्तान को लेकर के गांव में। तो यहाँ पर पोएट जो है, जब उसने देखा कि इंसान तो वही है, चाहे वो गांव में पैदा हुआ हो, चाहे वो शहर में पैदा हुआ हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, तो इतना डिफरेंस कैसे इतना अंतर कि गांव में जो कब्रिस्तान है वो इतने केयर, मतलब उनकी कोई केयर नहीं है, और शहर के कब्रिस्तान में इतनी केयर होती है कि देखा जाए तो गांव में अगर किसी को दफना दिया गया तो एक बार दफनाया गया, फिर हमेशा के लिए वो वहां पर पड़ा हुआ है, दोबारा कोई उसे देखने नहीं जाता है। शहर के कब्रिस्तानों में क्या होता है, कोई अगर अमीर आदमी दफना दिया गया तो जब उसकी पुण्यतिथि आती है तो उसके परिवार के लोग जाते हैं, फूल मालाएं उन पर चढ़ाते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ठीक है। और अमीर लोग होते हैं तो वो एक चबूतरा जैसा सीमेंटेड बनवा देते हैं और उससे उनका नाम लिखवा देते हैं कि इस कब्र में ये लेटे हुए हैं। और भी अमीर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो मृतकों की मूर्तियां होती हैं, जैसे ही जो व्यक्ति मरा होता है उसके जैसी शक्ल होती है, उसके शक्ल के समान एक मूर्ति बनवा देते हैं, और वह मूर्ति जो है, उस मूर्ति के पर वो समय समय पर जाकर के साफ सफाई करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन ऐसा गांव में कुछ भी नहीं होता है। तो पहले देख लेते हैं कि जब थॉमस ग्रे ने इतना सब कुछ देखा, क्योंकि वो एलेजिक पोएट थे और उन्हें भी लगा कि जिस प्रकार से ये गांव के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और हो सकता है कि मेरे मरने के बाद भी ऐसा हो, तो इसी पोएम के लास्ट में उन्होंने कुछ स्टैंजा लिख दिए हैं जिसमें उन्होंने अपना एपिटैफ लिखा है। एपिटैफ समझते हैं आप लोग? बता दूं, जो कब्र पर लिखी हुई लाइनें होती हैं, यानी किसी व्यक्ति की प्रशंसा में उसकी कब्र पर कुछ लाइनें एनग्रेव यानी कि खुदाई करके लिखवा दी जाती हैं, उनको हम कहते हैं एपिटैफ, ठीक है। तो थॉमस ग्रे ने इस पोएम के लास्ट में अपना एपिटैफ भी लिख दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरे मरने के बाद ये एपिटैफ जो है वो मेरी कब्र पर एनग्रेव करवा दिया जाए, यानी कि खुदवा करके लिखवा दिया जाए, ठीक है। बढ़ते हैं, पहले पोएम का जो टाइटल है उसकी हिंदी देख लेते हैं क्या है। इलेजी मीन्स होता है शोक गीत, दुख में लिखा हुआ गीत। रिटन मीन्स लिखा हुआ, इन मीन्स में, अ मीन्स ये, कंट्री मीन्स वैसे देश तो होता ही है लेकिन देहात भी होता है, गांव भी होता है, और चर्चयार्ड का मीन्स होता है कब्रिस्तान, जहां पर लोगों को दफनाया जाता है, ठीक है। मैंने जो इमेज आपके सामने है इसको मैंने अरेंज करने की कोशिश की है, तो आपको थोड़ा सा दिख भी रहा होगा कि मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए, ये एक कब्रिस्तान टाइप में है और पेड़ वेड़ खड़े हैं, बड़ा एकदम नीरस सा स्थान लग रहा है। तो थॉमस ग्रे ऐसे ही किसी स्थान पे रुके होंगे और उन्होंने इस पोएम को लिखा। तो देखते हैं, सबसे पहले जो स्टैंजा है, पहले स्टैंजा में उन्होंने बताया है कि जिस जगह पर वो खड़े हुए हैं उस जगह की कंडीशन कैसी है, वो जगह कैसी है और वो दृश्य दिन के किस समय का है, यानी दिन का कौन सा समय है। तो पहला स्टैंजा हमें ये दिखाएगा कि जब वो खड़े हुए हैं कब्रिस्तान के पास, तो दिन का कौन सा समय है। ओके, बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट स्टैंजा है आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ओके, देखते हैं। पोएट कह रहा है, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू
चर्च की जो चर्च में घंटियां बजती हैं उनके लिए कर्फ्यू कहा गया है यहाँ पर। वैसे कर्फ्यू में निषेधाज्ञा भी होता है, लोग कहते हैं कर्फ्यू लग गया, तो यहाँ पर कर्फ्यू का अर्थ थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि चर्च की घंटियों के लिए कहा गया है। टॉल्स का मीन्स होता है धीमी गति से बजने के लिए कहा गया है। नेल का मीन्स होता है ध्वनि यानी कि आवाज। ऑफ पार्टिंग डे, पार्टिंग का मीन्स होता है विदा होना, डे का मीन्स होता है दिन, दिन का विदा होना मीन्स दिन का समाप्त होना, दिन जब समाप्त होगा तो इसका मतलब शाम होगी। ओके, तो पोएट कह रहा है कि चर्च में जो घंटियां बज रही हैं, तो चर्च में बजने वाली घंटियों की ध्वनि से ऐसा आभास होता है कि दिन समाप्त होने वाला है, अर्थात शाम होने वाली है। ओके, मोस्टली यही कहा जाता है कि चर्च में घंटियां जो हैं वो शाम के समय बजती हैं। ठीक है, और इस लाइन में अगर देखें तो एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, ओनोमेटोपोइया, जिसमें ये होता है कि डेफिनेशन है ओनोमेटोपोइया की, इन ओनोमेटोपोइया द साउंड सजेस्ट द मीनिंग, कि अगर हम ध्वनि सुन लें और ध्वनि को सुनकर के हम कोई आभास कुछ पता कर लें, कुछ हमें पता चल जाए, तो वहां पर होता है ध्वनि सूचक अलंकार यानी कि ओनोमेटोपोइया। और इस लाइन में वही है, क्योंकि हर किसी को पता है कि चर्च में घंटियां शाम को ही बजती हैं। अगर कोई इंसान सपोज दैट अंधा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि दिन का कौन सा पहर इस समय है, तो और उसकी कान में अगर घंटियों की आवाज सुनाई देती है और उसे पता है कि चर्च में घंटियां शाम को बज रही हैं, तो वो समझ जाएगा कि शाम का समय है। अर्थात पोएट इस लाइन को कहकर के समझाना चाह रहा है कि चर्च में बजने वाली घंटियों की ध्वनि से ऐसा लगता है कि दिन समाप्त होने वाला है, अर्थात शाम होने वाली है। ओके, सेकेंड लाइन में है द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, यहाँ पर वी साइलेंट है, सॉरी वी जो है वो छुपा हुआ है। द लोइंग मीन्स होता है रंभाना, रंभाना समझते होंगे, जैसे गाय है, भैंस है, चिल्लाती, उसको रंभाना कहते हैं। रंभाते हुए, हर्ड मीन्स होता है झुंड, पशुओं के झुंड के लिए कहा गया है। विंड मीन्स होता है हवा के समान, स्लोली मीन्स हल्के हल्के, ओवर मीन्स ऊपर से, द ली मीन्स होता है चारागाह, ग्रास लैंड यानी कि घास का मैदान। पोएट कह रहा है कि जो पशु दिन के समय यानी कि सुबह अपने ग्वालों के साथ, यानी जो गायें अपने ग्वालों के साथ बाहर खेतों में चारागाह में चरने गई होंगी, वो भी वापस लौट रहे हैं अपने घर की तरफ चारागाह से, हल्के हल्के जैसे कि हवा चल रही है वैसे, और रंभा रही हैं। देखा होगा आप लोगों ने भी, शाम को अगर कभी गांव के बाहर निकलें तो जब लोग वापस लौट रहे होते हैं ग्वाले अपनी गायों को चरा करके, तो ढेर सारी गाय झुंड में होती हैं, रंभाती हैं। तो पोएट ने भी वैसा ही देखा होगा। पोएट कह रहा है कि पशुओं के रंभाते हुए झुंड हल्के हल्के चारागाह से घर की ओर चल देते हैं। नेक्स्ट है लाइन द प्लोमैन, प्लोमैन का मतलब हल वाला आदमी। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें आप लोग नोट कर लें, मैं बोल दे रहा हूँ। PLOUGHMAN, यहाँ पर ओ नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, PLOUGH मैन। ठीक है, प्लोमैन का मीन्स यहाँ पर किसान से है। द प्लोमैन किसान, होम बर्ड यानी कि घर की तरफ। प्लोड, प्लोड का मीन्स होता है थका हुआ कह सकते हैं, या देखा है लोग पैर घसीट के चलते हैं। ठीक है, तो प्लोड का मीन्स हो गया पैर को घसीट घसीट के चलना, क्योंकि किसान दिन भर काम उन्होंने किया, इतने थक गए हैं कि वो पैर घसीट घसीट के चल रहे हैं। हिज वियरी वे, हिज मीन्स अपना, वियरी मीन्स होता है थका हुआ, और वे मीन्स रास्ता, थका हुआ रास्ता। तो थका हुआ रास्ता, रास्ता नहीं थका है डियर स्टूडेंट्स, थका किसान है, और उस थका हुआ किसान उस रास्ते से जा रहा है। ठीक है,
तो पोएट कह रहा है किसान कि जो किसान हैं वो भी अपने थके हुए रास्ते से पैर घसीट घसीट के अपने घर की तरफ चल देते हैं, थके हुए कदमों से अपने घर की ओर वापस चल देते हैं शाम को दिन भर खेत में काम करने के बाद। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और पोएट कह रहा है ये सभी, लीव्स मीन्स छोड़ देते हैं, द वर्ल्ड मीन्स संसार को, टू डार्कनेस मीन्स अंधेरे में, एंड टू मी और मुझे, यानी कि पोएट उस कब्रिस्तान के पास खड़ा हुआ है। तो पोएट कह रहा है वहाँ का जो संसार है और मैं वहाँ जो खड़ा हुआ हूँ, वहाँ के संसार को और मुझे ये सभी लोग अकेले छोड़ करके अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पोएट कह रहा है फर्स्ट लाइन का कि चर्च में बजने वाली घंटियों की ध्वनि से ऐसा लगता है कि दिन समाप्त होने वाला है। पशुओं के रंभाते हुए झुंड हल्के हल्के हवा के समान चरागाह से अपने घर की ओर चल देते हैं। किसान भी थके हुए रास्ते से, थके हुए कदमों से अपने घर की ओर चल देता है। और पोएट कह रहा है ये सभी चीजें मुझे और संसार को अंधेरे में छोड़ करके चले जाते हैं। ओके, नाउ अब बढ़ते हैं दूसरे स्टैंजा की तरफ। देखें सेकेंड स्टैंजा में पोएट ने जो कब्रों की हालत है कि कब्र वहां पर कैसे हैं, कितने बुरी हालत में हो चुके हैं, इसके बारे में बताया है। पोएट कह रहा है बीनीथ मीन्स नीचे, डोज मीन्स उन, रग्ड मीन्स होता है भद्दा, एल्म एक प्रकार का जंगली वृक्ष होता है जिसे हम चिराबेल भी बोलते हैं। ठीक है, जंगली वृक्ष चिराबेल का कोई वृक्ष होता है जंगली। तो पोएट कह रहा है कि उस भद्दे चिराबेल की और यू ट्री कहा गया है सदाबहार की जो पौधे होते हैं, और शेड मीन्स होता है छाया। ओके, तो कब्रों के लिए कहा है कि जो कब्रें वहां बनी हुई हैं उस कब्रिस्तान में, वो उन भद्दे जंगली वृक्ष जो चिरावेल का वृक्ष है उसके नीचे और सदाबहार के जो पौधे हैं उनकी छाया के नीचे वो कब्रें हैं। देयर मीन्स जहां, हीप्स मीन्स होता है उठना, द टर्फ मीन्स कह सकते हैं घास। ओके, इन मैनी मीन्स बहुत से, मॉल्डरिंग का मीन्स होता है मिट्टी झड़ते हुए, मीन्स सड़ते हुए, और हीप मीन्स यहाँ पर है, वैसे हीप का जो अर्थ होता है वो गट्ठर होता है, क्योंकि कब्र जो है आप लोगों ने देखा होगा ऊंची उठी बनी होती है, जैसे कोई गट्ठर रखा हो, तो यहाँ पर हीप का अर्थ जो है वो कब्र से लिया गया है, गट्ठर से नहीं है। तो पोएट कह रहा है कि जहाँ पर कब्रें इतनी पुरानी हो गई हैं कि उन कब्रों से मिट्टी तक झड़ने लगी है, यानी कि इतनी पुरानी मिट्टी हो गई, मिट्टी तक झड़ने लगी है, और ऐसी कब्रों पर घास भी उगती है और सूख जाती है। ठीक है, थर्ड लाइन में आते हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लीड, ईच मीन्स प्रत्येक, प्रत्येक किसके लिए कहा गया है? अब उस कब्रिस्तान में प्रत्येक कौन होगा? वो मरा हुआ डेड बॉडी ही होगी, मुर्दा ही होगा, कि हर मरा हुआ व्यक्ति इन हिज नैरो सेल, नैरो मीन्स होता है संकीर्ण, कम जगह वाली, जहाँ तंग जगह हो, छोटी जगह हो, सेल मीन्स भी यहाँ पर कब्र कहा गया है। तो देखते हैं सेल जो है, सेल के कई अर्थ हैं। सेल का मीन्स कोठरी भी होता है, सेल का मीन्स अगर हम बायोलॉजी की भाषा में कहें तो कोशिका भी होता है, बट यहाँ पर जो सेल है वो चूंकि वो कोठरी है जिसमें कि मुर्दा दफनाया गया है, तो वो कोठरी कब्र ही होती है। तो जैसे यहाँ हीप का मीन्स कब्र था, वैसे यहाँ सेल का मतलब भी कब्र ही है। ठीक है, तो प्रत्येक वह मुर्दा अपनी पतली सी, अपनी छोटी सी जगह वाली कब्र में फॉरएवर मीन्स हमेशा के लिए, लेट मीन्स लेटा हुआ है। ठीक है, द रूड फोर फादर्स, रूड मीन्स अशिक्षित, अनपढ़ कह सकते हैं, क्योंकि गांव के बाहर का कब्रिस्तान है। तो पोएट कह रहा है कि ये जो दफनाए गए लोग हैं वो सीधी सी बात है इस गांव के लोग ही होंगे, और चूंकि गांव में शिक्षा की कमी है तो वो मान ले रहा है कि अशिक्षित। फोर फादर्स का मीन्स होता है पूर्वज, ऑफ द हेमलेट, हेमलेट मीन्स होता है छोटा गांव, जिसको हम लोग बोलते हैं
मजरा या पुरवा। ओके, तो छोटा गांव, asleep मीन्स सोए हुए हैं। तो जो अशिक्षित पूर्वज जो हैं वो उस छोटे गांव के, जो पड़ोस में छोटा गांव है, उस छोटे गांव के अशिक्षित पूर्वज हमेशा के लिए इन कब्र में सोए हुए पड़े हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन है इसकी कि उन भद्दे चिरावेल की वृक्षों की छाया के नीचे और सदाबहार की पौधों की छाया के नीचे, जहां पर मिट्टी झड़ते हुए कब्रों पर घास उगती है, उग करके सूख जाती है क्योंकि वहां उसका कोई यूज होता नहीं है, और प्रत्येक मुर्दा अपनी पतली सी कब्र में हमेशा के लिए लेटा हुआ है। और वो कौन लोग हैं? पोएट कह रहा है कि वो छोटे गांव के अशिक्षित पूर्वज वहां हमेशा के लिए लेटे हैं, पड़े हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। देखें आपकी स्क्रीन पर है थर्ड स्टैंजा। पोएट कह रहा है, इस स्टैंजा में पोएट ने थोड़ा सा अपना दुख व्यक्त किया है और ये कहा है कि जो लोग मरे हुए हैं, जो वहां दफनाए हुए पड़े हैं, चाहे कितना भी शोरगुल क्यों न हो जाए, लेकिन उनको उनकी कब्र से उठाना पॉसिबल नहीं है, जिंदा करना उन्हें संभव नहीं है। देखें फर्स्ट लाइन है, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉन। ब्रीजी मीन्स तूफानी कह सकते हैं। ओके, काल में तूफानी हवा, यानी तेज चलने वाली हवा। काल का मीन्स होता है पुकारना, आवाज लगाना। ऑफ इंसेंस मीन्स सुगंधित। ब्रीदिंग मीन्स वैसे सांस होता है, लेकिन यहाँ पर भी सांस में हम लोग हवा ही लेते हैं, तो यहाँ पर भी हवा ही इसका अर्थ है। मॉर्न मीन्स मॉर्निंग यानी सुबह। पोएट कह रहा है कि सुबह की सुगंधित चलने वाली हवा की पुकार, यानी कि सुबह क्योंकि शांति होती है, अगर हवा भी चलती है थोड़ी सी तेज तो उसकी आवाज भी हमें सुनाई देती है। तो पहले पोएट ने क्या कहा है? पहली आवाज क्या? सुबह की सुगंधित चलने वाली हवा की आवाज। दूसरी आवाज क्या है? द सॉलो ट्विटरिंग। सॉलो जो है वो एक चिड़िया का नाम है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अबाबिल पक्षी। ट्विटरिंग का मीन्स होता है चहचहाना। फ्रॉम मीन्स से। द स्ट्रा बिल्ट। स्ट्रा मीन्स होता है तिनका। बिल्ट मीन्स बनाया हुआ। शेड मीन्स होता है छप्पर। अब चिड़िया है तो छप्पर तो बनाएगी नहीं, क्या बनाएगी वो? तिनके से बना हुआ शेड को हम घोंसला कह सकते हैं। तो अबाबिल नाम की चिड़िया अपने तिनकों से बने हुए घोंसले से चहचहाती है, तो उसकी आवाज। ठीक है, पहली आवाज हवा की आवाज हो गई। दूसरी आवाज अबाबिल चिड़िया का अपने घोंसले में बैठ करके चहचहाने की आवाज। तीसरी आवाज क्या है? द कॉक्स श्रिल क्लैरियन। कॉक्स मीन्स मुर्गे की। श्रिल का मीन्स होता है बांग लगाता है मुर्गा, नहीं सुबह सुबह चिल्लाता है तो बांग लगाना कहते हैं। श्रिल मीन्स बांग लगाना। क्लैरियन मीन्स होता है गूंजना, इतना गूंजना, ऐसी आवाज जो हमें जगा दे, सोते हुए इंसान को जगा दे, उसे कहते हैं क्लैरियन। ओके, तो मुर्गे की तेज चीख, गूंजना, और मीन्स अथवा द इकोइंग हॉर्न। इको मीन्स होता है गूंजता हुआ। हॉर्न मीन्स वैसे कोई भी हॉर्न हो सकता है, बाइक का हो, ट्रक का हो, कोई भी हॉर्न हो सकता है, ट्रेन का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हॉर्न है वो कहा गया है बिगुल के लिए। और बिगुल आप लोग जानते होंगे शिकारी बजाते हैं। शिकारियों के पास एक वाद्य यंत्र होता है, जब वो शिकार करने निकलते हैं तो चुपचाप हल्के कदमों से जाते हैं झाड़ियों के पास, और उसके बाद अचानक वो अपना हॉर्न बजा देते हैं, जिससे कि जो शिकार होता है, छुपा होता है झाड़ी में, वो बाहर निकलता है, फिर वो उसका शिकार कर लेते हैं। तो जो हॉर्न होता है, जो बिगुल होता है, उसकी आवाज बहुत तेज होती है। तो पोएट कह रहा है वैसी बिगुल जैसी तेज आवाज का गूंजना। ठीक है, तो अब कितनी आवाजें हो गई? पहली हवा की, दूसरी उस चिड़िया की, तीसरी मुर्गे की बांग लगाने की, चौथी शिकारी द्वारा बजाए गए बिगुल की आवाज। पोएट कह रहा है अगर ये चारों आवाजें मिल जाएं और बहुत ज्यादा शोरगुल उत्पन्न कर दें, फिर भी नो मोर शैल राउज। नो मोर मीन्स बिल्कुल नहीं, शैल राउज, राउज मीन्स होता है जगाना, उठाना। देम मीन्स उन्हें, फ्रॉम दियर लोली बेड, उनके
लोली मीन्स अकेले, और बेड का मीन्स बिस्तर। यहाँ पर अकेला बिस्तर क्या है? ऊपर अभी इससे पहले स्टेंजा मैंने आपको 2 वर्ड बताए थे। एक वर्ड था हीप, जिसका मतलब कब्र था, यानी गट्ठर। दूसरा था सेल, कोठरी, जिसका मतलब भी कब्र था। अब यहाँ पर तीसरा वर्ड आया है लोली बेड। लोली बेड का मीन्स अकेला बिस्तर, अकेला बिस्तर मीन्स कब्र। ठीक है, तो पोएट कह रहा है ये सारी आवाजें उस व्यक्ति को उसके अकेले बेड से, उसकी कब्र से जिंदा नहीं कर सकती। एक बार दोबारा से हिंदी देख लेते हैं। पोएट कह रहा है कि सुबह की सुगंधित और तेज चलने वाली हवा की पुकार, अबाबिल पक्षी का अपने तिनके से बने हुए घोंसले से चहचहाने की आवाज, मुर्गे की तेज चीख गूंजना या शिकारी द्वारा बजाए गए बिगुल की आवाज, ये सारी आवाजें चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, लेकिन उन मरे हुए लोगों को जो वहाँ कब्रिस्तान में दफनाए हुए पड़े हैं, उनको उनके अकेले बिस्तर यानी उनकी कब्र से उन्हें उठाने में सक्षम नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टैंजा नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो पोएट है उसने ये समझ लिया है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ऊंचा हो नीचा हो, राजा हो रंक हो, सभी को एक दिन मरना तो है, ये सभी का अंत तो सेम है। इसलिए पोएट ने जो अमीर लोग हैं, अमीर लोगों को पोएट ने ये सलाह दी है कि वो गरीबों की मजाक न उड़ाएं। क्यों? क्योंकि जीवन में चाहे वो कितने ही अमीर क्यों न रहे हों, मरने के बाद चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सभी का स्टेटस सेम हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। पोएट कह रहा है लेट नॉट मीन्स नहीं चाहिए। एम्बिशन, डियर स्टूडेंट्स, एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षा। यहाँ पर एम्बिशन को पर्सनिफाई किया गया है, मीन्स मानवीकृत किया गया है, तो इसका मतलब है महत्वाकांक्षी लोग। ठीक है, तो महत्वाकांक्षी लोग का मतलब जिनके अंदर बहुत ज्यादा एम्बिशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, मीन्स अमीर लोग कह सकते हैं। ठीक है, कि महत्वाकांक्षी लोगों को नहीं चाहिए क्या? मॉक का मीन्स मजाक उड़ाना, डियर मीन्स उनके, किनके? गरीब गांव के लोगों के, यूजफुल मीन्स लाभदायक, टॉयल का मीन्स हार्ड वर्क यानी कि कठिन परिश्रम। ठीक है, तो पोएट कह रहा है कि महत्वाकांक्षी लोगों को गरीब लोगों के कठिन परिश्रम, जो उनके लिए तो लाभदायक थे ही, चाहे वो कितने ही छोटे उनके कठिन परिश्रम हो, उनकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। डियर होमली जॉयज, डियर मीन्स उनकी, होमली मीन्स घरेलू, जॉयज मीन्स खुशियाँ, कि जो गरीब गांव के लोग थे, क्योंकि वो इतने अमीर नहीं थे इसलिए उनकी घरेलू खुशियाँ भी छोटी छोटी ही होंगी, उनकी घरेलू खुशियों की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, ऑब्सक्योर मीन्स अस्पष्ट, अनिश्चित, कि उन गांव के लोगों का भाग्य निश्चित नहीं था। अगर उनका भाग्य निश्चित होता, अपने घर से वो बाहर निकलते, जो क्वालिटी उनके अंदर थी उनको वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए कहा गया है कि उनका जो भाग्य था वो अस्पष्ट था। ठीक है, तो उनके अस्पष्ट भाग्य की मजाक भी नहीं बनानी चाहिए। नॉर ग्रैंडर, नॉर मीन्स नहीं, ग्रैंडर मीन्स होता है शान। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए एम्बिशन मीन्स बताया था महत्वाकांक्षा, इसको मानवीकृत किया गया था तो महत्वाकांक्षी लोग हो गया। सेम वैसे ही ग्रैंडर का मीन्स होता है शान, जिसको पर्सनिफाई करेंगे, मानवीकृत किया गया है यहाँ पर, तो इसका मीन्स हो गया है शानदार लोग। शानदार लोग का मीन्स जिनके अंदर शान है। शान है किसकी? पैसे की, ताकत की। तो मीन्स अमीर लोग वो भी हो गए। तो जो शानदार लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको नहीं चाहिए, हियर मीन्स सुनना। क्या नहीं सुनना चाहिए? हाँ, विद अ डिस्डेनफुल स्माइल, डिस्डेनफुल मीन्स होता है घृणा से भरी हुई, नफरत से भरी हुई, स्माइल मीन्स मुस्कान, कि जो शानदार लोग हैं उन्हें नफरत भरी मुस्कान से नहीं सुनना चाहिए। क्या?
द शॉर्ट मीन्स छोटा, एंड सिंपल मीन्स सरल, एनल्स मीन्स हिस्ट्री यानी कि इतिहास, ऑफ द पुअर गरीबों का। ठीक है, कि गरीबों का जो भी इतिहास रहा हो, क्योंकि वो गरीब थे इसलिए उनका इतिहास छोटा रहा होगा, उनका इतिहास सरल रहा होगा, लेकिन उनके छोटे और सरल इतिहास को शानदार लोगों को नफरत भरी मुस्कान से नहीं सुनना चाहिए। जैसा उनका इतिहास रहा उनके लिए तो अच्छा ही रहा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। और डियर स्टूडेंट से बता दूं कि ये स्टैंजा एक्सप्लेन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैंजा है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फिर से देखते हैं इसकी हिंदी कि महत्वाकांक्षी लोगों को गरीब गांव के लोगों की लाभदायक कठिन परिश्रम की मजाक नहीं बनानी चाहिए, उनकी घरेलू खुशियों की मजाक नहीं बनानी चाहिए, उनके अस्पष्ट भाग्य की मजाक नहीं बनानी चाहिए, और न ही शानदार लोगों को यानी कि अमीर लोगों को गरीबों का छोटा और सरल इतिहास नफरत भरी मुस्कान के साथ सुनना चाहिए। ठीक है, तो पोएट ने हिदायत दे दी, ये सलाह दे दी अमीरों को कि गरीबों से नफरत न करो, और उनका भी एक जीवन था, वो भी एक इंसान ही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टैंजा है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। देखें, पोएट कह रहा है, द बोस्ट ऑफ हेरेल्ड्री। बोस्ट मीन्स होता है शेखी हाँकना, हेरेल्ड्री का मीन्स होता है उच्च परिवार में जन्म लेना यानी उच्च कुल में पैदा होना। ठीक है, कि कुछ लोग ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं तो उन्हें उसकी वो शेखी हाँकते हैं, उन्हें घमंड होता है। तो द बोस्ट ऑफ हेरेल्ड्री का मीन्स कह सकते हैं उच्च परिवार में जन्म लेने का घमंड। ओके, द पॉम्प ऑफ पावर, पॉम्प मीन्स शान, ऑफ पावर मीन्स शक्ति। कुछ लोगों के पास पावर होती है, शक्तियां होती हैं, तो उसकी उन्हें शान होती है, मतलब शक्तियों की उन्हें घमंड शक्तियों का होता है। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वह सारी सुंदरता, एंड ऑल दैट वेल्थ, और सारा का सारा धन, एवर गिव, हमेशा के लिए दे दिया गया होता है। ठीक है, अब हमेशा के लिए तो खैर नहीं दिया जाता है, लेकिन कम से कम जो अमीर होता है तो ये मान लिया गया है कि कम से कम उसका जीवन तो कट ही जाता है अमीरी में। अब उसके लड़के बच्चे और उनके नाती पोते क्या करें वो बात अलग की है, लेकिन कम से कम उनका अपना जीवन तो अमीरी में कटता है। इसलिए कह दिया गया है कि एवर गिव, हमेशा के लिए उन्हें दे दिया गया होता है। ठीक है, बात करते हैं ब्यूटी की, सुंदरता की। ऐसा नहीं है कि जो अमीर हैं वही सुंदर हैं, कुछ अमीर ऐसे भी हैं जो इतने भद्दे लगते हैं देखने में कि उनको लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। कुछ गरीब इतने सुंदर हैं कि हर व्यक्ति उनकी तरफ देखना पसंद करता है। तो यहाँ पर जो ब्यूटी की बात की गई है वो सुंदरता की बात नहीं है, बल्कि बात किसकी है, सुंदर वस्तुओं की, वैभवशाली चीजों की। ठीक है, तो पोएट कह रहा है कि सारी वो सुंदर वस्तुएं और वो धन जो लगभग उन्हें उनकी उम्र तक तो दे ही दिया गया होता है। पोएट कह रहा है अबेट्स, इंतजार करती है, अलाइक मीन्स समान रूप से, द इनअबाइटेबल आवर, इनअबाइटेबल मीन्स होता है अटल, आवर मीन्स होता है क्षण। अटल क्षण क्या है डियर स्टूडेंट्स, बता दूं कि दुनिया में सिर्फ एक ही क्षण ऐसा है जो अटल होता है, वो क्या है, मृत्यु। ठीक है, हम कोई भी क्षण हम अपने जीवन से टाल सकते हैं। सपोज दैट पढ़ने के लिए आप बैठे, आपका मन नहीं है, चलो समय आपने टाल दिया, कोई बात नहीं, अभी रात हुई है, अभी नहीं पढ़ेंगे, चलो सो लें, सुबह अलार्म लगा लेंगे 4 बजे का तो पढ़ लेंगे। ठीक है, जब सुबह 4 बजे का अलार्म बोलता है तो उसको बंद कर दिया जाता है और ये सोचते हैं चलो थोड़ा सा सो लें, अभी उठ जाएंगे 10 मिनट में। फिर मालूम हुआ वो सो करके उठते हैं, तब तक बस कॉलेज जाने का टाइम ही हो पाता है।
फिर आए, खाना खाने के बाद पढ़ लेंगे, चलो ठीक है, थोड़ा आराम कर लें, फिर पढ़ लेंगे, खाना खाया तो भी थोड़ी आराम चाहिए। मतलब कई क्षण ऐसे हैं जो हम टाल देंगे अपने जीवन में, लेकिन एक क्षण डियर स्टूडेंट्स ऐसा है जो इंसान अपने जीवन से नहीं टाल सकता है। वो क्या होता है? मृत्यु। यानी जब यमराज भैंसे पर बैठ के सींग ला करके आते हैं, उस समय कोई नहीं कह सकता कि भाई यमराज भाई आज न ले चलो, कल लिए चलना है। तो वो क्षण कोई नहीं टाल सकता। तो पोएट कह रहा है कि जो अटल क्षण होता है, जो मृत्यु होती है, वो सभी का समान रूप से इंतजार करती है। ठीक है। और लास्ट लाइन है, पाथ्स ऑफ ग्लोरी, पाथ्स मीन्स रास्ते, ऑफ ग्लोरी मीन्स प्रसिद्धि के, कि व्यक्ति चाहे कितना भी प्रसिद्ध क्यों न हो जाए, प्रसिद्धि के रास्ते, लीड मीन्स उसे ले जाते हैं, आगे ले तो जाते हैं, बट कहाँ तक? टू द ग्रेव, अंत में जाना, ग्रेव मीन्स कब्र, अंत में जाना कब्र में ही पड़ता है। इसलिए पोएट सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है गरीब लोगों को, अमीर लोगों को, कि गरीबों की मजाक न उड़ाएं। दोबारा से देख लें, उच्च परिवार में जन्म लेने का घमंड, शक्ति की शान, सारी सुंदर वस्तुएं, सारा वैभव और सारा धन जो उन्हें हमेशा के लिए अर्थ यह हुआ कम से कम उनकी उम्र भर के लिए तो उन्हें दे ही दिया गया होता है अमीरों को। लेकिन पोएट कह रहा है कुछ भी तुम्हारे पास हो, कितनी भी तुम उच्च परिवार में पैदा हुए हो, कितनी भी पावर तुम्हारे पास हो, कितनी भी सुंदर वस्तुएं हो, कितना भी धन हो, लेकिन ये सभी चीजों का इंतजार जो मृत्यु है वो समान रूप से करती है। अटल क्षण सभी का समान रूप से इंतजार करता है। और प्रसिद्धि के रास्ते व्यक्ति को आगे ले तो जाते हैं, लेकिन लास्ट में जाना कब्र में ही होता है। इसीलिए पोएट सुझाव दे रहा है कि जब एक ही जैसा अंत अमीर और गरीब दोनों का है, तो गरीबों की मजाक अमीरों को नहीं बनानी चाहिए। ओके, ये पोएम आपकी कंप्लीट हो गई है। इसका रिटन वर्क मैं बाद में दे दूंगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।